दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी अमीर बना जा सकता है? बहुत से लोगों को शायद ये पॉसिबल ना लगे और बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है, ये जॉब वॉब करके कौन अमीर बनता है? जॉब से मिलने वाली सैलरी तो लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। रमेश सेठी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जिनकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या फिर करोड़पति बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किताब में आपको कॉमर्स या फिर मैथ्स के कॉम्प्लिकेटेड तरीके समझने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किताब में हर चीज को बहुत ही सरलता से समझाया गया है कि एक हाउसवाइफ या 10th पास स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सके, इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत से लोगों में ना फाइनेंशियल समझ ही नहीं होती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पढ़ाया ही नहीं जाता है, बताया ही नहीं जाता है। इवन कई बार फैमिली में भी नहीं बताया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होता है, तो शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़पति बन सकता है। अब अगर ध्यान से देखेंगे और सारे रूल्स को अपनाएंगे तो आप भी सिर्फ नौकरी करते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सिर्फ नौकरी करते हुए। जरूरी थोड़ा ना है कि हर कोई बिजनेसमैन बने। हर कोई बिजनेसमैन बन जाएगा तो नौकरी कौन करेगा? देखिए, किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला सेविंग यानी कि बचत और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स यानी कि निवेश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। पार्ट 1, सेविंग्स। दोस्तों, सेविंग्स का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। सेविंग्स यानी कि बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे ही बचत कहते हैं। अब बचत के लिहाज से लोग दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले वो जो सैलरी की पाई बचा लेना चाहते हैं। एक एक रुपए के लिए वो सब्जी वाले, रिक्शा वाले न जाने किससे किससे बढ़ जाते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग अमीर बन भी जाए ना तो वो अमीर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो दिल से हमेशा गरीब ही रहेंगे। दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं होता है कि बचत क्या होती है। सारी सैलरी वो महीने के आखिरी हफ्ते आते आते तक उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, नवाबी शौक भी तो हैं, सब कुछ वो खर्च कर देते। अब रैमित बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? बचत कैसे करें, कितना खर्च करें, कितना बचाएं? इसके लिए रैमित ने 5 पॉइंट्स बताए हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ना होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझे कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज्यादा, कुछ हिस्से जरूर बचाएं। सारी सैलरी ही ना उड़ा दें, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, ये ध्यान रखें। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की भी ना सोचें। इससे लोग आपको अमीर नहीं, सिर्फ कंजूस और मक्खी चूसी समझेंगे। देखिए, इतना पेट काटने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ एंजॉय करना है वहाँ हम एंजॉय भी करेंगे, तभी तो जीवन का मजा ले पाएंगे ना। बहुत से लोग सोचेंगे ये बचत, निवेश, ये तो बड़ा झंझट का काम है और मैंने तो कॉमर्स पढ़ा भी नहीं है, बैंकों के चक्कर लगाना भी मेरे बस की बात है नहीं। लेकिन रमित बताते हैं कि आपको बड़ी बड़ी और टफ चीजें सीखने की जरूरत है भी नहीं। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस कुछ बेसिक बातें ही ध्यान में रखनी है जो बहुत ही सरल हैं। इसीलिए ऐसा माइंडसेट दिमाग से निकाल दीजिए कि ये झंझट का काम है या बहुत मुश्किल है। अगर आप 10% भी सीख लेते हैं तो बहुत है। बाकी का 20% नहीं भी आए तो कोई बात नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कहता है कि किसी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आप जितना भी करते हैं उतना कीजिए। नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। बचत करना जल्दी शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग जॉब करने पर ये सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी उड़ा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, इन चीजों के लिए तो उम्र पड़ी हुई है, कर लेंगे फिर बाद में बचत। लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा नहीं मिल पाएगा, जो आपको नीचे इन्वेस्टमेंट पार्ट में समझाया जाएगा। इसीलिए आपको सैलरी मिलने के डे 1 से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए। नंबर 3, पसंद की चीजों पर खर्च करिए, बेकार की चीजों पर बचाइए। रमित बताते हैं कि आपकी जो हॉबीज हैं उन पर जरूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए आपको कंजूस बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चे कम कर सकते हो। जैसे कि जितने कपड़े जरूरी हो केवल उतने ही खरीदिए। ऐसा ना हो कि आपके कबर्ड में 50% कपड़े ऐसे ही पड़े हों जिनका आप कभी यूज ही ना करते हो। बहुत महंगा फोन लेने की भी शुरुआत में जरूरत नहीं है। हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टी भी ना करें। तो इसी तरह से आप अपने बहुत से फालतू खर्चों को कम कर सकते हैं। इससे अपने आप ही सेविंग होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड के नुकसान। जॉब लगते ही बहुत सी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज आपके पीछे पड़ जाती हैं। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं कि चलो ठीक है, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। अब जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वाउचर्स इत्यादि तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कंपनीज क्यों भर भर के इस तरह से पैसे लुटाती हैं आपके ऊपर? इसमें उनका क्या फायदा होता है?
तो रेमित उनके ट्रैप के बारे में बताते हैं यहाँ पे, जिसमें आप फंस सकते हो, लेकिन उनका गेम समझ जाओ तो आप नहीं फंसोगे। तो क्या है उनका ट्रैप? जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। अब ये लोन आपको लगभग 45 दिनों में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल ही जाते हैं। अगर लोन लेट चुकाया जाता है तो आपको 45% या उससे भी ज्यादा की भारी भरकम ब्याज कंपनी को देना पड़ता है। अब क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ तो होती नहीं है ना, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ क्या गेम चल रहा है। पढ़े लिखे लोग तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता ही है ना कि कितने लोग इन सब चीजों से अनजान हैं। ऐसे लोगों को ये कंपनीज जम के लूटती हैं और इनको पता भी नहीं चलता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग EMI यानी कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट करवा देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। इससे हर महीने एक छोटी सी किस्त उनके बैंक अकाउंट से अपने आप ही कट जाती है, और यही सबसे बड़ी गलती। हर अगली इंस्टॉलमेंट में ब्याज दुगना हो जाता है और वो लोन कभी खत्म होता ही नहीं है। लेकिन लोग ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ी सी ही तो किस्त जारी है, क्या ही फर्क पड़ेगा, दे दो। लेकिन कुछ सालों में उनका बहुत सा पैसा क्रेडिट कार्ड वाले ले जाते हैं, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट से 4 से 5 गुना भी हो सकता है, और लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। उन्हें हवा ही नहीं लगती है कि उनके बैंक अकाउंट से धीरे धीरे करके कितना सारा पैसा उड़ गया। तो दोस्तों, आपने भी EMI करवाने की गलती की है तो आज ही उसे बंद करवा दें। जितना लोन आपके ऊपर है एक बार में ही चुका के खत्म कर दें। हाँ, एक दो कार्ड आप जरूर रखें जिससे आपको डिस्काउंट्स का फायदा मिल जाए, आपको ऑफर्स मिल जाए शॉपिंग वॉपिंग के लिए, लेकिन लोन चुकाने की टाइम लिमिट कभी ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो वो आपको फंसाना चाहते हैं ये क्रेडिट कार्ड वाले। अब आप खुद ही सोचिए, जब कोई कंपनी फ्री में पैसा उड़ा रही है तो उसके पास उससे डबल वसूल करने का तरीका होगा या फिर नहीं होगा? होगा। और बहुत सारे लोग आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे की बात बताएंगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है ना, उसका सीक्रेट तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता है। मीडिया पर तो बिल्कुल यकीन ना करें, सब पैसे लेकर चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं। असली ज्ञान लेना है तो ऐसी किताबों से लें। नंबर 5, 50-30-20 का रूल। दोस्तों, ये रहा बचत का सीक्रेट रूल, 50-30-20। इससे आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। रेमिट बताते हैं कि सैलरी का 50% आप हर महीने अपने घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकते हैं। इनमें से घर का किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, खाने पीने का सामान आदि जो भी आपको चाहिए वो 50% में ही आप एडजस्ट करिए या उसको 50% में पूरा कर लीजिए। 30% आप अपनी एंटरटेनमेंट और शौक पूरे करने में आप लगा सकते हैं। 20% आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है बचत करना, और फॉर्मूले को देखकर आपको एहसास भी हो गया होगा कि बचत करने के लिए आपको अपने शौक का बलिदान देने की जरूरत नहीं है, और बचत केवल 20% ही तो करनी है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो जो 20% आपने बचाया है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और यही आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। पार्ट 2, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। नंबर 1, फिक्स्ड डिपॉजिट, FD वर्सेस सेविंग अकाउंट। बहुत से लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहने देते हैं। इससे उन्हें बहुत सा नुकसान होता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उन्हें फाइनेंशियल समझ नहीं होती है, या फिर वो बहुत ही आलसी हैं। बैंक जाना झंझट का काम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही जाग जाइए। आप पैसा सेविंग अकाउंट में ना रखें बल्कि FD करवा दें। सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखें जितना आप महीने में खर्च करते हैं। सेविंग अकाउंट में पैसा रखकर आप अपना काफी नुकसान करते हैं। सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% ब्याज मिलता है, जबकि FD में 6%। सीनियर सिटीजन को तो इससे भी ज्यादा मिलता है। तो आप खुद ही सोचिए कि आपको किस में ज्यादा फायदा मिलेगा। मान लीजिए कि कोई आदमी सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखता है, तो साल में उसका ब्याज कितना बनेगा? 4 लाख रुपए। लेकिन उसी पैसे की FD करवा देगा तो उसे मिलेंगे 6 लाख रुपए, यानी सीधा सीधा 2 लाख रुपए का अंतर। तो देखा आपने, बैठे बैठाए वो आदमी बिना कुछ किए FD से 2 लाख रुपए ज्यादा कमा लेता है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो हमेशा FD ही करवाएं। हर महीने की 5 तारीख को जिस पैसे की जरूरत ना हो उसकी FD करवा दें। ऐसा रूल बना लें, और इसी से आपको डेट का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। महीने में 1 दिन का ही तो काम करना है। एक डेट याद रख लेने से आपको कोई झंझट नहीं होने वाली है। नहीं याद रख पा रहे हैं तो अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए। और नेट बैंकिंग करते हैं तब तो और भी आसान है। बैंक जाए बगैर ऑनलाइन मिनटों में आप FD करवा सकते हैं। बैंक की ऐप से भी आप कर सकते हैं। FD की कोई लिमिट भी नहीं है, 7 डेज, 1 मंथ या 5 साल। आपकी जरूरत के हिसाब से तरह तरह की FD आप करवा सकते हैं। अगर आपका बैंक सुविधा देता है तो सेविंग अकाउंट को फ्लेक्सी अकाउंट में कन्वर्ट कर लें। इससे आपका पैसा एक लिमिट के ऊपर अपने आप ही FD में बदल जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों, झिझक छोड़िए और बैंक जाइए और आज ही अपने पैसे को ठीक से मैनेज करिए। बैंक के लोगों का तो ये काम ही है, उन्हें इसी बात की सैलरी मिलती है, और क्या। नंबर 2, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब बहुत सारे लोगों को इस फाइनेंशियल टूल के बारे में पता ही नहीं है।
पता भी हो तो उसे ठीक से यूज करना नहीं जानते हैं, जिससे उन्हें मैक्सिमम फायदा नहीं मिल पाता है। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका अलग से अकाउंट एसबीआई जैसे किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं। इसमें आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। ये पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, यानी 15 साल तक आप इसे निकाल नहीं सकते। लेकिन हाँ, यही तो फायदे की बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीपीएफ और पीएफ दोनों अलग अलग होते हैं। पीएफ सरकारी कर्मचारियों का ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पीपीएफ की। पीपीएफ एक ऐसा टूल है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये टूल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जो कोई और टूल देता ही नहीं है। बाकी सब में केवल आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें मिलता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि इसी से लोग करोड़पति बनते हैं। दूसरा, ये आपको 10% से ज्यादा ब्याज देता है, जो कि एफडी से बहुत ज्यादा है और कहीं भी इतना ब्याज नहीं मिलता। ब्याज की दरें घट बढ़ सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एफडी से तो ज्यादा ही होगा ना। अब आप सोचेंगे कि एफडी ही क्यों करना, जब यहाँ पे ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो पीपीएफ ही कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए से ऊपर जमा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सरकार जो है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट देते देते तो लुट जाएगी, है ना। अब आपको तरीका बताता हूँ कि जिससे आप पीपीएफ का पूरा फायदा उठा सकते हैं। आप हर साल 1 अप्रैल को पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डालना स्टार्ट कर दें। ऐसा 15 साल तक करिए। तो आइए देखते हैं 15 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। 1.5 लाख आपने 15 साल तक जमा करवाए तो इससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 22,50,000 रुपए। इस पर आपका ब्याज बना 21,10,517। 15 साल बाद आपको टोटल मिलेगा 43,60,517 रुपए। है ना जादू? आपका पैसा डबल हो जाएगा, वो भी बिना कुछ खास किए। और मजे की बात पता है क्या है? इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। सही है ना? अगर आप इसी पैसे को 25 साल तक रखेंगे तो ये 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, और अवधि बढ़ा देंगे तो फिर क्या कहना है, और ज्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों, 2 बातें जान लीजिए। बहुत से लोग सोचेंगे कि यार 15 साल के लिए पैसा कौन ब्लॉक करेगा। यही गलत माइंडसेट आपको बदलना होगा। इसे ही फाइनेंशियल समझ कहते हैं, जो अमीर लोगों में ज्यादा होती है। आप पीछे मुड़कर देखिए ना, अगर आप 25 साल के हैं तो क्या आपको पता चला कि ये 25 साल कैसे बीत गए? ऐसे ही आपको 15 साल का भी पता नहीं चलेगा, 35 का भी नहीं चलेगा, और पूरे जीवन का भी नहीं चलेगा। जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? ये तो सोचिए कि 15 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, आप इस पे फोकस करिए। दूसरी बात, आप ये ना सोचें कि मैं हर महीने 1,000 2,000 डाल दूंगा। नहीं, ये गलती से भी ना करें। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं। आपको सारा 1.5 लाख अपनी 1 अप्रैल को ही डाल देना है, क्योंकि तब से ब्याज लगना स्टार्ट होगा, वो भी 1.5 लाख रुपए की बड़ी अमाउंट पर। 1,000 पर तो ब्याज बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से पूरा फायदा भी नहीं मिलेगा। ऊपर जो कैलकुलेशन थी वो 1.5 लाख रुपए के अकॉर्डिंग ही थी, 1,000 रुपए के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो पूरा फायदा लेने के लिए एक साथ पूरा पैसा 1.5 लाख रुपए डाल दीजिए। तो दोस्तों, कैसे भी करके 1 अप्रैल को 1.5 लाख रुपए आप पीपीएफ में डिपॉजिट करवा दीजिए। इससे आप सारे साल की टेंशन से भी मुक्त हो जाएंगे, और एक बार करने की वजह से ये आपको कुछ भी झंझट का काम नहीं लगेगा। एक बार पैसे डाल दीजिए और भूल जाइए। बाकी समय लाइफ एंजॉय करिए। सारा सिस्टम ऑटोमेशन पर चलने दीजिए, लेकिन एक बार तो सेट करना ही होगा ना। नंबर 2, अब क्योंकि पीपीएफ के ऊपर लिमिट 1.5 लाख की है, तो आप अपनी वाइफ का अकाउंट भी खुलवा दीजिए। आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 गुना हो गया। मतलब 15 साल में 45 + 45 90 लाख मिल गए। कितने मिल गए? 90 लाख। 18 साल के ऊपर के बच्चों का भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको जल्दी स्टार्ट करने की वैल्यू समझ में आ रही होगी। अगर कोई 30 साल में पीपीएफ स्टार्ट करता है तो 15 साल होते होते उसकी उम्र हो जाएगी 45 साल। तो 45 लाख उसे 45 की उम्र में मिलेंगे। लेकिन अगर कोई 20 में करता है तो 35 साल में ही 45 लाख बना लेगा। तो दोस्तों, आप भी देर मत कीजिए, हेजिटेशन छोड़िए और बैंक चले जाइए। ठीक है, 35 से ज्यादा की उम्र हो गई है तो भी कोई बात नहीं, जाइए। जितना जल्दी पीपीएफ खुलवाएंगे उतना ही फायदा होगा। नंबर 3, एनपीएस। दोस्तों, एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। अब आपको पता ही होगा कि सरकार आगे से पेंशन देना बंद कर देगी। एनपीएस के काफी सारे फीचर्स पीपीएफ जैसे ही हैं। आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, लेकिन इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट के अनुसार हर महीने पेंशन मिलती है। इसके 40% हिस्से पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो सरकारी वेबसाइट पर इसके बारे में पढ़िए और स्कीम ले लीजिए। आप एसबीआई या दूसरे बैंक में इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, आप हर महीने कम से कम 1,000 2,000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इसे एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड जिसे एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है, आपके पैसे को शेयर मार्केट में या फिर बॉन्ड्स में लगाते हैं।
इनसे आपको 12 से 15% तक का ब्याज लगभग मिल जाता है, जो कि बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। इसीलिए पहले अच्छे से इनके बारे में पढ़ लीजिए या कोई ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए। किसी अच्छे ब्रोकर या दलाल से भी आप करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है, जिससे फायदा कम हो जाता है। आजकल आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़ेरोधा बेस्ट ऐप मानी गई है। इस ऐप से इन्वेस्ट करने पर ब्रोकरेज भी नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि आप ज़ेरोधा में ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सीखेंगे तो हो जाएगा, कठिन कुछ भी नहीं है। आप अपने बैंक में जाकर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज़ेरोधा ऐप से करेंगे तो बैंक जाने का झंझट नहीं रहेगा और ब्रोकर का कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। नंबर 4, स्टॉक्स एंड शेयर्स। अगला इन्वेस्टमेंट टूल है स्टॉक्स या शेयर्स। इसमें रिवॉर्ड तो ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन चुके हैं। यस, वॉरेन बफेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना, या फिर इंडिया के राकेश झुनझुनवाला के बारे में। दोनों ही अरबपति। सारी दौलत इन्होंने सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ही कमाई। नंबर 5, लाइफ इंश्योरेंस। रेमित कहते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। खैर, LIC की जानकारी तो हर किसी को होती है, तो इस पॉइंट पर ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस जॉब लगने के साथ ही एक अच्छी सी पॉलिसी जरूर ले लीजिए और साल का या 6 महीने का प्रीमियम समय पर भरते रहिए। प्रीमियम भी ऑनलाइन आसानी से आप भर सकते हैं। नंबर 6, हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस तो एक्सीडेंट या डेथ होने पर फैमिली को पैसा देता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बीमार पड़ने और हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले जो खर्चे होते हैं ना, उनको कवर करता है, जो कि बहुत जरूरी होते हैं। कब क्या खर्चा आ जाए कह नहीं सकते हैं। यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपको तो पता ही कि कितना ज्यादा बिल आता है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में। ज्यादा बिल से आपकी सेविंग जा सकती है, तो इससे बचने के लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। शर्माने की बात नहीं है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।